स्वधर्म अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी आगामी यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विकासों में से एक का डी कोड विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो सच में भारत की पूरी राजनीति को बदल कर रख सकता है। बिल्कुल। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि रातों रात ये घोषणा हो जाए कि देश के कुछ राज्यों की वोटिंग पावर यानी चुनावी ताकत अचानक से आधी हो जाएगी। हाँ, और वही कुछ दूसरे राज्यों का संसद की नीति निर्माण पर लगभग एकाधिकार हो जाएगा। सही कहा। सुनने में तो ये किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? बिल्कुल लगती है। लेकिन अप्रैल 2026 के विशेष संसदीय सत्र में जो प्रस्ताव रखे जाने वाले हैं, हाँ, अगर वो पारित हो गए तो ठीक ऐसा ही हो सकता है जमीनी स्तर पर। एकदम सही कह रही हैं। और इसी वजह से आज हम मुख्य रूप से 3 प्रस्तावित विधेयकों पर बात करेंगे। 131वां संविधान संशोधन, परिसीमन विधेयक 2026 और राज्य क्षेत्र संशोधन कानून। देखिए, ये विषय जितना संवेदनशील है ना, उतना ही जटिल भी है। अक्सर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय या सामान्य चर्चाओं में लोग इन मुद्दों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हाँ, मतलब परिसीमन जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग विषय मान लिया जाता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये दोनों स्वतंत्र मुद्दे हैं ही नहीं। अच्छा। तो क्या ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। ये भारत के संघीय और चुनावी ढांचे को फिर से आकार देने वाले एक ही गियर बॉक्स के अलग अलग पुर्जे हैं। मतलब इनमें से किसी एक को भी अलग करके समझना नामुमकिन है? तो चलिए फिर इस गियर बॉक्स के सबसे महत्वपूर्ण पुर्जे से शुरुआत करते हैं। हाँ, इसका संवैधानिक आधार समझना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। भारतीय संविधान में कुछ बहुत ही स्पष्ट अनुच्छेद है इसके लिए। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। हाँ, और अनुच्छेद 81 सीधे तौर पर यह स्थापित करता है कि लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही होना चाहिए। सही बात है। और फिर अनुच्छेद 82 ये अनिवार्य कर देता है कि प्रत्येक आधिकारिक जनगणना के बाद सीटों का फिर से समायोजन होना चाहिए। एकदम सटीक। और अनुच्छेद 170 यही समान व्यवस्था हमारी राज्य विधानसभाओं के लिए तय करता है। अगर इसे एक आसान उपमा से समझें तो ये किसी स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सही है ना? नियम तो यही कहता है कि हर 10 साल में सिस्टम को नए डेटा के साथ अपडेट होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमने इस अपडेट प्रक्रिया पर एक पॉज बटन दबा रखा है। और वो भी कोई 1-2 साल से नहीं, बल्कि दशकों से। तो यहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर संविधान हर 10 साल में अपडेशन की मांग करता है तो इसे इतने लंबे समय तक क्यों रोक कर रखा गया? देखिए, इस पॉज बटन के पीछे का इतिहास हमारी जनसांख्यिकी और 1970 के दशक के उस गहरे राजनीतिक संकट से जुड़ा है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब आपातकाल के दौर की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में सब कुछ संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही चल रहा था। 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठे भी थे। और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली गईं, लोकसभा की कुल सीटें भी बढ़ती गईं, जो अंततः 543 तक पहुंच गईं। सही। लेकिन 1970 के दशक के मध्य में केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को लेकर बहुत आक्रामक नीति अपना ली। और मुझे लगता है यहीं से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का वो बड़ा अंतर स्पष्ट होना शुरू हुआ होगा। एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने इन नीतियों को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किया। उन्होंने परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया। हाँ, तो दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने महसूस किया कि वे परिवार नियोजन में जितने सफल होंगे, उनकी जनसंख्या वृद्धि उतनी ही कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। बस ऐसे में दक्षिणी राज्यों के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। मतलब उन्हें डर लगने लगा कि अगर अनुच्छेद 81 और 82 के तहत हर जनगणना के बाद सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बांटी गईं, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीतिक ताकत तो लगातार घटती जाएगी ना। जनसांख्यिकी सफलता उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या बन जाती। अरे बाप रे! मतलब जो राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें राजनीतिक नुकसान का साफ डर सताने लगा था। बिल्कुल। और ये डर इतना वास्तविक था कि इसे शांत करने के लिए संविधान में ही बदलाव करना पड़ गया। अच्छा, तो इसीलिए 1976 में वो 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। हाँ, इसी राजनीतिक तनाव को रोकने के लिए। इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि 2001 की जनगणना तक
लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनसंख्या के आधार पर फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया गया। हाँ, उस समय यह माना गया था कि 25 सालों में उत्तरी राज्य भी अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पा लेंगे और पूरे देश में एक समानता आ जाएगी। लेकिन जब 2001 का वर्ष आया तो स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक विषम हो चुकी थी। बिल्कुल, उत्तर और दक्षिण के बीच जनसंख्या वृद्धि का अंतर कम होने के बजाय और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था। और यही कारण है कि 2001 में फिर से 84वां संविधान संशोधन पारित करना पड़ा। एकदम सही, क्योंकि दक्षिणी राज्यों की चिंताएं तो जस की तस थीं, इसलिए उस फ्रीज को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी सीधे 2026 तक के लिए। हाँ, इसका उद्देश्य यही था कि सभी राज्यों को अपनी जनसंख्या स्थिर करने के लिए एक अंतिम और पर्याप्त अवसर दे दिया जाए। तो अब हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं और वो दशकों पुराना पॉज बटन अब प्ले मोड में आने वाला है। और यहीं कहानी में वो ऐतिहासिक मोड़ आता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, महिला आरक्षण। बिल्कुल, 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। हाँ, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। अब यहाँ अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये 33% आरक्षण जमीनी स्तर पर परिसीमन पर पूरी तरह से निर्भर क्यों है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब क्या सरकार इसे सीधे वर्तमान ढांचे में लागू नहीं कर सकती थी? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु है। आरक्षण लागू करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि अचानक संसद में 1/3 महिलाएं आ जाएंगी। सही बात है। आपको ये भी तो तय करना होगा कि देश की 543 सीटों में से कौन सी विशिष्ट सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल्कुल, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी एक सीट को हमेशा के लिए तो आरक्षित छोड़ नहीं सकते। हाँ, उसे रोटेशन के आधार पर बदलना होगा ताकि हर क्षेत्र को अलग-अलग प्रतिनिधित्व का मौका मिले। अब आप खुद सोचिए, अगर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं ही तय नहीं होंगी या उनमें शामिल जनसंख्या के नए आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि किन सीटों को आरक्षित किया जाए और रोटेशन का क्रम क्या हो? एकदम सही। बिना नए परिसीमन के ये पूरी तरह से हवा में तीर चलाने जैसा होगा। इसीलिए कानून में ये शर्त रखी गई कि महिला आरक्षण नए परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल पैदा होता है। कौन सा? अगर परिसीमन की शर्त रखी गई थी और अगला परिसीमन 2027 की जनगणना के बाद होना था, तो सरकार 131वें संशोधन विधेयक के माध्यम से 2011 की पुरानी जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव क्यों ला रही है? ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, तो क्या 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल एक शॉर्टकट के तौर पर किया जा रहा है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जा सके? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पूरी तरह से राजनीतिक व्यावहारिकता और समय सीमा का खेल है। मतलब टाइमलाइन का मसला है। हाँ, अगर सरकार 2027 की जनगणना का इंतजार करती है तो जरा इसकी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। भारत जैसे विशाल देश में जनगणना अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा? बिल्कुल, और परिसीमन आयोग कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। वो एक स्वतंत्र संस्था होती है जो हर राज्य, जिले और ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई करती है। मुझे याद है पिछली बार जब 2001 की जनगणना के बाद केवल आंतरिक परिसीमन हुआ था, मतलब सीटें बढ़ाए बिना सीमाओं का निर्धारण। हाँ, तो उस प्रक्रिया में पूरे 6 साल लग गए थे। 2002 से 2008 तक का समय लगा था। बाप रे, 6 साल! इसका मतलब है कि अगर 2027 के जनगणना का इंतजार किया गया और फिर परिसीमन में 5 से 7 साल लगे, तो महिला आरक्षण का कार्यान्वयन आसानी से 2034 के चुनावों तक टल जाएगा, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत लंबा और जोखिम भरा इंतजार होगा। बिल्कुल, जनता से किया गया इतना बड़ा वादा एक दशक के लिए नहीं टाला जा सकता। तो 2029 के आम चुनावों में ही महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना ही एकमात्र वैध विकल्प बचता है। हाँ, ये वो शॉर्टकट है जो कानूनी अड़चनों को पार करते हुए इस वादे को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ करता है। क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि परिसीमन को जल्द से जल्द लागू करना एक तरह से मजबूरी है, तो आइए इसके गणित पर नजर डालते हैं। ये गणित समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की लोकसभा की तस्वीर देखें तो कुल 543 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। यानी मात्र 74 महिलाएं। हाँ,
अब अगर इन 543 सीटों की पाई में ही 33% महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बुरा सपना साबित होगा, है ना? ये केवल बुरा सपना नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक भूचाल होगा। ऐसा क्यों? देखिए, अगर 543 सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जाता है तो लगभग 180 सीटें सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि आज जो 180 पुरुष सांसद उन सीटों पर बैठे हैं उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खाली करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और भारतीय राजनीति में टिकट बंटवारे को लेकर पहले ही इतना संघर्ष होता है। ये तो है। ऐसे में कोई भी सत्तारूढ़ या विपक्षी दल एक साथ अपने 1/3 मौजूदा और कद्दावर नेताओं को सड़क पर लाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। सही कहा। ये एक ही पाई के छोटे और अधिक टुकड़े करने जैसा है, जहां हर किसी के हिस्से में कम आता है और विवाद बढ़ जाता है। एकदम सही उपमा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार के पास उस पाए का आकार बड़ा करने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। और यहीं पर संसद की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का गणित सामने आता है। कुछ प्रस्तावों में तो 816 सीटों की भी बात है। तो अगर 850 सीटें हो जाती हैं तो गणित कैसे काम करेगा? जब आप सदन का आकार बढ़ाकर 850 सीटों का कर देते हैं तो 33% महिला कोटा के तहत महिलाओं को लगभग 270 से 280 नई सीटें मिलेंगी। अच्छा, यानी जो पुरुष नेता वर्तमान में स्थापित है उन्हें विस्थापित किए बिना महिलाओं के लिए एक पूरी नई जगह बनाई जा सकेगी। बिल्कुल, ये राजनीतिक नुकसान को कम करने का एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। अब समझ में आया। इसके अलावा हमारे नए संसद भवन की लोकसभा में 880 सांसदों के बैठने की जो क्षमता बनाई गई है वो भी इसी भविष्य के विस्तार की ओर इशारा करती है। हाँ, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन देखिए, हमें इसके आर्थिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वित्तीय परिणाम भी तो होंगे इसके। निस्संदेह, सांसदों और विधायकों की संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि का सीधा असर हमारे सरकारी खजाने पर पड़ेगा। कोई अनुमान है कि ये खर्च कितना बढ़ सकता है? एक अनुमान के मुताबिक केवल वेतन, भत्तों, कार्यालय व्यय और पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 550 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। बाप रे, 550 करोड़ प्रति वर्ष! और यह आंकड़ा तो केवल एक प्रारंभिक अनुमान है, आगे चलकर ये और भी बढ़ सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि चूंकि 543 सीटों में महिला आरक्षण लागू करने से मौजूदा नेताओं की सीटें छिन जाएंगी, इसलिए सरकार के पास संसद का आकार बढ़ाने के अलावा कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल सही। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विवाद, उत्तर बनाम दक्षिण का संघीय विभाजन। द नॉर्थ वर्सेस साउथ फेडरल डिवाइड, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सहकारी संघवाद के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। इसे अगर एक उपमा से समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी में जिस विभाग ने सबसे ज्यादा मुनाफा और प्रदर्शन दिया हो, उसे पुरस्कार देने के बजाय उसी विभाग का बजट और प्रतिनिधित्व काट दिया जाए। बिल्कुल, ये उपमा दक्षिणी राज्यों की वर्तमान मनोदशा को पूरी तरह स्पष्ट करती है। हाँ, दक्षिणी राज्यों का सबसे प्रमुख तर्क यही है कि परिसीमन उनके लिए परफॉर्मेंस की सजा बन गया है, मतलब पनिशमेंट फॉर परफॉर्मेंस। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बिल्कुल, 1971 से लेकर अब तक केरल की जनसंख्या में केवल लगभग 68% की वृद्धि हुई है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों की बात करें तो वहां जनसंख्या में 100% से लेकर 150% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब ये बहुत बड़ा अंतर है। इसी संदर्भ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बयान हाल ही में काफी चर्चा में रहा था। हाँ, जहां उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन उनके लिए एक जुर्माने की तरह है। सही बात है। हम जानते हैं कि जुर्माना तब लगाया जाता है जब कोई गलती होती है या कानून तोड़ा जाता है, और टैक्स तब दिया जाता है जब आमदनी अच्छी होती है या प्रगति की जाती है। तो दक्षिणी राज्यों का दर्द ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय नीति का सम्मान किया, साक्षरता बढ़ाई, परिवार नियोजन किया, और अब उसकी कीमत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर जाकर चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा वित्त आयोग के आवंटन में भी उन्हें लगता है कि वे करों में जितना योगदान देते हैं उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम पैसा वापस मिलता है। देखिए, ये तर्क बहुत ही मजबूत, तार्किक और भावनात्मक भी है, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, यानी उत्तरी राज्यों का पक्ष। हाँ, जो उत्तरी राज्यों से आता है, उनका पक्ष भी संवैधानिक रूप से उतना ही वजनदार है। वो कैसे? हमारे संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या होता है?
एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। 1 person, 1 vote, 1 value। बिल्कुल। और मौजूदा 1971 के फ्रीज वाले ढांचे में ये सिद्धांत पूरी तरह से खंडित होता हुआ नजर आता है। मतलब अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश में एक सांसद औसतन 32 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 32 लाख? हाँ, जबकि केरल में एक सांसद केवल 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक उत्तर भारतीय मतदाता के वोट का राजनीतिक वजन एक दक्षिण भारतीय मतदाता के वोट के वजन से लगभग आधा हो गया है। एकदम सटीक। तो उत्तरी राज्यों का तर्क ये है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से में रहता हो। बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी नागरिक को केवल इसलिए कम प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते क्योंकि उसके राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये तो दो बिल्कुल सही तर्कों के बीच का टकराव हो गया। एक तरफ प्रदर्शन की सजा का डर और दूसरी तरफ एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत। हाँ, और दोनों ही अपनी जगह सही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा डर ये है कि अगर परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर होता है तो क्या ये जनसांख्यिकीय बदलाव हमारी संसद में केवल हिंदी भाषी राज्यों के पूर्ण वर्चस्व को जन्म देगा? ये डर दक्षिणी राज्यों में बहुत गहरा है। मतलब क्या ऐसा समय आ सकता है जब दक्षिण की आवाज के बिना ही राष्ट्रीय नीतियां और कानून पारित कर दिए जाएं? इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर विशुद्ध रूप से जनसंख्या को आधार बनाया गया तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों की सीटें इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि वे संविधान संशोधन या किसी भी राष्ट्रीय कानून को अपने दम पर पारित कराने की स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, बिना दक्षिणी राज्यों की सहमति के। और संघवाद के मूल सिद्धांत में किसी एक क्षेत्र का ये एक तरफा वर्चस्व देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस अभूतपूर्व संकट का कोई संभावित समाधान है? समाधानों पर चर्चा तो बहुत हो रही है। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करें और साथ ही तमिलनाडु और केरल की उन चिंताओं को भी शांत करें कि वे अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे? हाँ, स्रोतों में कई दिलचस्प समाधानों पर चर्चा की गई है। तो चलिए पहले समाधान की बात करते हैं। अगर केरला बेसलाइन या एक समान 50% विस्तार की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसके तहत ये विचार है कि जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर को दरकिनार करते हुए हर राज्य को एक बराबर प्रतिशत में सीटों का फायदा दिया जाए। मतलब हर राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों में सीधा 50% का इजाफा कर दिया जाए। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से डिकोड किया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर सीधे 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 58 या 59 हो जाएंगी। बिल्कुल। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ये होगा कि कोई भी राज्य सीटें खोता हुआ महसूस नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि सबकी सीटें बढ़ रही होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि यह समाधान पूरी तरह से एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता है। वो कैसे? क्योंकि जो 18 लाख बनाम 32 लाख का असंतुलन है वो तो अभी भी बना ही रहेगा ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन यह वर्तमान तनाव को टालने का एक बेहद व्यावहारिक बीच का रास्ता हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? एक और बहुत ही दूरगामी और संस्थागत समाधान पर विचार किया जा रहा है और वो है राज्यसभा के ढांचे में सुधार। राज्यसभा में सुधार? वो कैसे मदद करेगा? देखिए, वर्तमान में हमारी राज्यसभा में भी सीटें कमोबेश जनसंख्या के आधार पर ही आवंटित हैं। जैसे यूपी के पास 31 राज्यसभा सीटें हैं। हाँ, ये तो है। तो प्रस्ताव ये है कि लोकसभा को विशुद्ध रूप से जनसंख्या के आधार पर बढ़ने दिया जाए ताकि लोकतांत्रिक समानता बनी रहे। और इसके एवज में राज्यसभा में बदलाव किया जाए? बिल्कुल। राज्यसभा को अमेरिकी सीनेट की तर्ज पर पूरी तरह से बदल दिया जाए। अरे, अमेरिकी सीनेट का मॉडल तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वहाँ हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो कैलिफोर्निया जैसा विशाल राज्य हो या व्योमिंग जैसा बहुत छोटा राज्य। दोनों को सीनेट में समान रूप से केवल 2 सीटें मिलती हैं। तो क्या भारत में भी ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसी तर्ज पर भारत में भी राज्यसभा में हर राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जैसे हर राज्य से 5 सीटें। इससे एक बहुत अच्छा संतुलन बनेगा। हाँ, लोकसभा में भले ही उत्तरी राज्यों का वर्चस्व हो, लेकिन राज्यसभा में दक्षिणी और छोटे राज्यों के पास एक मजबूत वीटो पावर होगी, जिससे कोई भी एक तरफा कानून पास होना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत को अपने संवैधानिक ढांचे में एक बहुत बड़ा और जटिल बदलाव करना होगा। वो तो है। इन संस्थागत बदलावों के अलावा हमारे स्रोतों में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के
एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही गहरा विचार है। अगर मैं इस प्रस्ताव का विश्लेषण करूं तो ये एक सच्चे गिव एंड टेक जैसा लगता है। बिल्कुल। यानी अगर दक्षिण भारत टैक्स के पैसों और वित्त आयोग में अपनी अधिक हिस्सेदारी की मांग को नरम करता है, तो इसके बदले उत्तर भारत को अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त सीटों की मांग को छोड़ना पड़ेगा। ये तो एक तरह का समझौता हो गया। हाँ, और ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। योगेंद्र यादव का प्रस्ताव एक ऐसे असममित संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की ओर इशारा करता है जो परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। असममित संघवाद का मतलब ये हुआ ना कि हर राज्य को एक ही लाठी से हाँकने की जिद छोड़ना। एकदम सही। इसे एक परिवार की तरह समझें। जैसे एक परिवार में हर बच्चे की जरूरत अलग होती है। किसी को शिक्षा पे ज्यादा खर्च की जरूरत होती है तो किसी को रोजगार में मदद की। वैसे ही राष्ट्र में कुछ राज्यों को, जैसे दक्षिण को, वित्तीय स्वायत्तता ज्यादा दी जा सकती है, जबकि अन्य राज्यों को, जैसे उत्तर को, उनके आकार के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन एक सीमा के भीतर। बिल्कुल। उत्तर को अपनी पूरी जनसांख्यिकीय ताकत का दावा छोड़ना होगा और दक्षिण को अपनी आर्थिक सफलता के आधार पर पूर्ण वित्तीय दावेदारी छोड़नी होगी। ये समझौता सुनने में जितना आदर्श और संतुलित लगता है, मुझे लगता है भारत की कटु चुनावी राजनीति के यथार्थ में इसे लागू करना उतना ही जटिल होगा। ये आपने बिल्कुल पते की बात कही है। यथार्थ में बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सभी समाधानों और चर्चाओं के बीच एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है। वो क्या? कि अप्रैल 2026 और उसके बाद के कुछ महीने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यह केवल सीटों को कम या ज्यादा करने का कोई तकनीकी मसला नहीं है। यह इस बात को तय करेगा कि 21वीं सदी में भारत का संघवाद किस दिशा में जाएगा। और ये भी याद रखना होगा कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय केवल बहुमत के बल पर नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल, व्यापक राजनीतिक आम सहमति से ही लिए जाने चाहिए। हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ढांचा हमें दिया है वो बहुत लचीला है, लेकिन उस लचीलेपन का सही और न्याय संगत उपयोग आज के नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सही कहा। और इसी बात से मुझे संविधान सभा के एक सदस्य की वो पुरानी और गहरी चेतावनी याद आती है, जिस पर आज हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कौन सी चेतावनी? जब 1940 के दशक में संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था और सीटों की संख्या पर चर्चा चल रही थी, तो ये सवाल उठाया गया था, क्या केवल सांसदों की संख्या बढ़ाने से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कानून बनेंगे? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या एक बड़ी संसद का मतलब स्वचालित रूप से एक बेहतर लोकतंत्र है, या फिर संख्या बढ़ने से हमारी संसद में सिर्फ अराजकता, अधिक शोरगुल और माइक फेंकने की घटनाएं ही बढ़ेंगी? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या हम सार यानी सब्सटेंस की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ आकार की ओर? ये बहुत गहरा सवाल है। परिसीमन और 850 सीटों की इस बहस के बीच ये एक ऐसा विचार है जिस पर सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के लिए हमारा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अधिक व्यापक परीक्षा की तैयारी के लिए स्वधर्म अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।